नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौहान शासकों में सबसे अधिक प्रतापी, शक्तिशाली और तेजस्वी राजा पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज का जन्म और राज्यारोहण कब हुआ, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। यह अवश्य है कि वह अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा और उस समय उसकी आयु केवल 11 वर्ष की थी। राजस्थान के सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज का जन्म 1166 ईस्वी माना है। उन्होंने पृथ्वीराज के जन्म तिथि पर एक लेख, जिसका नाम राजस्थान भारती है, बीकानेर में प्रकाशित किया था, जिसमें इस जन्म तिथि को प्रमाणित करते हुए उन्होंने लिखा कि पृथ्वीराज का जन्म शुभ मुहूर्त में हुआ था। यदि इस तिथि को स्वीकार कर लिया जाए तो पृथ्वीराज की गद्दी नशीनी 1177 ईस्वी मानी जानी चाहिए। जो भी हो, पृथ्वीराज महानता की विशेषताएं लेकर जन्मा था। संसार के बहुत से योग्य शासकों की तरह छोटी उम्र में ही उसके सिर से पिता का हाथ उठ गया था। जब वह 11 वर्ष का था तभी उसके पिता सोमेश्वर का देहांत हो गया। बाबर भी जब 9 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं भी अकबर को केवल 13 वर्ष में छोड़कर चल बसा था। पृथ्वीराज ने भी अति अल्प आयु में ही राज्य कार्य संभाल लिया। उसने अपने मंत्री कबासा और संरक्षिका माता कर्पूरी देवी की सहायता से राज्य का समुचित प्रबंध किया। अपने संरक्षण काल से ही उसने प्रशासकीय योग्यताओं का सुंदर परिचय देकर यह सिद्ध कर दिया कि वह चौहानों के यशस्वी राज्य की बागडोर भली प्रकार संभालने में समर्थ है। वास्तव में पिता सोमेश्वर और माता कर्पूरी देवी की संस्कारों का पृथ्वीराज पर गहरा प्रभाव पड़ा था और उसके हृदय तथा मस्तिष्क ने बहुत सी असामान्य विशेषताएं अर्जित कर ली थी। पृथ्वीराज ने अपने छोटे से जीवन में 5 सुंदरियों से विवाह किया था। पृथ्वीराज स्वयं तो सुंदर नहीं था, लेकिन सुंदरता का उपासक और साथ ही सुंदरियों के आकर्षण का केंद्र था। वह इतना शूरवीर, सेनानी और योद्धा था कि कोई भी स्त्री उससे विवाह करके अपने को गौरवान्वित अनुभव कर सकती थी। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित होकर पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के हाथों बंदी बना लिया गया और कुछ समय बाद ही गोरी ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। लेकिन अपनी छोटी सी आयु में ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपनी ख्याति का डंका बजा दिया कि आज भी वह भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नायकों में गिना जाता है। पृथ्वीराज जब गद्दी पर बैठा तो उसके जीवन में भी बहुत सी कठिनाइयां प्रारंभिक समय में आई थीं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कठिनाइयां इस प्रकार हैं। पहली कठिनाइयां ये थी कि पृथ्वीराज जिस समय सिंहासन रूढ़ हुआ उस समय अजमेर का चौहान राज बाह्य शत्रुओं से घिरा हुआ था और दक्षिण पश्चिम के गुजरात के चालुक्य चौहानों के वंश परंपरागत शत्रु थे। चालुक्य शासक पृथ्वीराज के प्रभुत्व व शक्ति को अधीनता के रूप में स्वीकार नहीं करते थे और उसे चुनौती देना चाहते थे। दूसरी कठिनाई यह थी कि पृथ्वीराज के समक्ष एक अन्य महत्वपूर्ण कठिनाई विग्रहराज के पुत्र नागार्जुन की ओर से थी। पृथ्वीराज को अल्पवयस्क समझकर नागार्जुन ने गुड़ापुरा पर अपना अधिकार जमा लिया था। पृथ्वीराज के समक्ष एक बड़ी कठिनाई दक्षिण पूर्व में महोबा के चंदेल शासकों की भी विद्यमान थी। अन्य महत्वपूर्ण कठिनाई भंडानकों की ओर से थी, जिन्होंने विद्रोह भी किया था। इनका आधुनिक रेवाड़ी, भिवानी तथा अलवर जिले के कुछ भागों पर अधिकार था। पृथ्वीराज के समक्ष एक कठिनाई यह भी थी कि पूर्व में कन्नौज के गढ़वाल शासक अजमेर के चौहानों के प्रतिद्वंदी थे। उपर्युक्त समस्त बाह्य शत्रुओं की वंश परंपरागत शत्रुता को पृथ्वीराज के पूर्वजों ने उसके लिए विरासत के रूप में सौंपा था। पृथ्वीराज के आकांक्षामयी पूर्वजों में विग्रहराज, अजय राजा, अनूह राजा व सोमेश्वर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन पूर्वजों की निरंतर विजयों के परिणाम स्वरूप चौहान राज्यों की सीमाएं पूर्व दिशा में कन्नौज व पश्चिम में नागौर तक तथा उत्तर में जांगल देश से लेकर दक्षिण में
आधुनिक जहाजपुर तक फैली हुई थी। पृथ्वीराज तृतीय की कुछ आक्रामक नीतियां भी थी, उस बारे में अब हम आपको बताते हैं। पृथ्वीराज के समझ जो विषम कठिनाइयां थी, जिन परिस्थितियों से वह घिरा था, उनमें यह सर्वथा स्वाभाविक था कि वह शांति अथवा रक्षात्मक नीतियों की अपेक्षा आक्रामक नीति अपनाकर अपने शत्रुओं में आतंक पैदा करता और अपने शौर्य का उन पर सिक्का जमा देता। मुस्लिम आक्रांताओं के आतंक ने भी उसे सक्रिय और गतिमान आक्रामक नीति अपनाने को बाध्य किया। फलस्वरूप उसे अंत में युद्ध लड़ने पड़े, जिनमें उसे निर्णायक विजय प्राप्त हुई। यह राजस्थान का ही नहीं, संपूर्ण भारत का दुर्भाग्य था कि अंत में आपसी फूट एवं कुछ अन्य कारणों से उसे विदेशी आक्रमणकारी से हारना पड़ा। पृथ्वीराज ने जिन विविध कारणों से आक्रामक नीति अपनाई, वो कारण इस प्रकार है। मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में मुसलमानों ने भारतीय सीमाओं को 1175 ईस्वी से ही आतंकित करना प्रारंभ कर दिया था। मोहम्मद गोरी की सेनाओं ने 1178 ईस्वी में गुजरात को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। फलस्वरूप पृथ्वीराज का आक्रामक होना स्वाभाविक था। पृथ्वीराज द्वारा आक्रामक नीति अपनाने का कारण यह भी हो सकता है कि पृथ्वीराज के एक निकटतम संबंधी नागार्जुन ने पृथ्वीराज के विरुद्ध विद्रोह करके अजमेर को अपने अधिकार में करने की असफल कोशिश की थी। वर्तमान अलवर, भरतपुर, मथुरा, रेवाड़ी, भिवानी आदि जिलों के भंडारकों ने पृथ्वीराज की अल्पवयस्कता में विद्रोह करके चौहानों के प्रभुत्व से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। भारतीय इतिहास की परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज एक दिग्विजयी शासक बनना चाहता था। वह स्वयं एक महत्वाकांक्षी शासक था। संभवतः उसने अपने पैतृक राज्य के कट्टर शत्रुओं के विरुद्ध निरंतर युद्ध लड़े। राज्यारोहण के बाद ही उसके युद्धों का जो क्रम चला, वह 1192 ईस्वी में गोरी के हाथों बंदी बनाए जाने तक निरंतर चलता रहा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं तक। अब हम आगे के टॉपिक में बात करेंगे पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के युद्ध के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।